वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे बेटा। अच्छा भाई, हम क्या पढ़ रहे थे? डायरेक्टली आते हैं क्या पढ़ रहे थे उसके ऊपर। हम बेसिकली हमारे पास जो सीरीज़ थी वो बेसिकली वेब सीरीज़ के अंदर अगर हम देखें तो हमने चैप्टर नंबर 2 कवर कर रहे थे। आज इसका लास्ट पार्ट है, इसके अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे सारी चीज़ों को। तो हम देख लेते हैं, सारी चीज़ों को मेंशन करते चले जाते हैं, कोशिश करेंगे उनको समझते चले जाएँ, उनकी जितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड कर लें और यहाँ पे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। और फिर ज़ूलॉजी का पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था। फिर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 देख लेंगे और उसके बाद फ़ौरन से हम कोशिश करेंगे कि हम फिजियोलॉजिकल बॉटनी को कवर कर लें। तो उसके बाद फिर हम फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से जा सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो जाएंगी। बाकी जो चैप्टर्स जिन जिन बैच के अंदर नहीं कराएं, ठीक है, सेकेंड ईयर के, उन चैप्टर्स को फिर अलग से इंशाल्लाह उनकी वीडियोज़ अपलोड करवा देंगे साथ साथ, ताकि आप लोगों को जो है वो प्रॉपर्ली सारी चीज़ें मिल जाएं और आपका कोर्स जो है वो जितना ज़्यादा हद तक कंप्लीट हो सकता है, जितनी जल्दी कंप्लीट हो सकता है, हम उसको कंप्लीट कर दें। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं? फैक्टर्स से, ठीक है। हम मसल कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ी थी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी थी लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर। आज हम उससे आगे चल रहे हैं। क्या आगे लेकर चल रहे हैं हम देखें। जब भी बात करते हैं बेटा फैक्टर्स की, हमें फैक्टर्स पढ़ना साथ साथ जरूरी हुआ करता है। फैक्टर्स क्यों पढ़ना जरूरी हुआ करता है इसके ऊपर भी बात करते हैं, ठीक, और इसकी डिटेल के अंदर भी जाते हैं। देखो फैक्टर्स इसलिए पढ़ना जरूरी हुआ करता है, अगर बहुत गौर से सोचो कि अगर कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए अगर वो फैक्टर ना हो तो ऑटोमेटिकली काम नहीं होगा, ठीक है। इन जनरल कैसे, किस सेंस में बात कर रहा हूँ, जैसे एन एग्जाम्पल, ठीक है, अपने दिमाग में डालो कैसे। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हम फैक्टर की बात करें तो हमारे पास एक फैक्टर है जिसको हम नाम दिया करते हैं नर्व इम्पल्स, ठीक है। ये मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं, बस इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है तुम लोगों के लिए। देखो नर्व इम्पल्स की बात करें ना अगर हम, तो नर्व इम्पल्स हमारे पास कहां से आ रही है जनरली, अगर देखो कहां से आ रही है और किस तरीके से हमारे पास काम कर रही है, ये हमने जरा सोचना जरूरी है। देखो जब भी हम बात करते हैं ना नर्व इम्पल्स की, तो नर्व इम्पल्स एक्चुअली हमारे पास सबसे बेसिक मैटर करती है किस तरीके से, अगर तो हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा। ये बात हमने शायद पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की थी, बट इतनी डिटेल या इतने वाज़ेह तौर पर डिस्कस नहीं की थी जितनी आज हम इसको कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से डिस्कस कर लें। देखो हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था, हमने बात की थी कि हमारे पास जो नर्व इम्पल्स आ रही है वो नर्व इम्पल्स ही एक्चुअली क्या रिलीज कर रही है, वो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जनरली हमारे पास मोटर न्यूरॉन आ रहा होता है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन के साथ साथ यहाँ पे जब हमने बात की थी तो हमारे पास हमने बात की थी कि एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। एसिटाइल कोलिन को हम लोग ACH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ACH लिख दिया। ACH रिलीज होगा तो ACH जाके करता क्या, ACH के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं कहाँ पे, मसल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये बात हमने बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कस की थी कि हमारे पास क्या हुआ करता है, सार्कोलेमा के ऊपर बहुत सारे क्या मौजूद हुआ करते हैं, ACH रिसेप्टर्स। इनको बोला जाता है, पेपर में याद रखिएगा, अगर ACH रिसेप्टर के नाम से आ जाए तो ACH रिसेप्टर के बारे में आप क्या याद रखेंगे बेटा, ACH रिसेप्टर कहां से आता है, ये जनरली ACH रिसेप्टर के बारे में ये याद रखेंगे कि हमारे पास जो ACH रिसेप्टर्स है ना, ये आपने इस तरीके से करना है कि ये कहां पे मौजूद हुआ करते हैं, सार्कोलेमा पे, ठीक है। तो गलत नहीं समझ जाना, परेशान नहीं होना अगर ACH रिसेप्टर के नाम से आ जाए। तो ACH रिसेप्टर हमारे पास सार्कोलेमा पे मौजूद है, और जो सार्कोलेमा पे ACH रिसेप्टर मौजूद है जनरली हम कंसिडर करें उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास देखें तो वो हमारे पास किससे कंट्रोल हो रहे होते हैं, बेसिकली मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो अब ACH रिसेप्टर एक्साइट होंगे, ACH रिसेप्टर एक्साइट होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट होगी, वरना तो कैल्शियम आयन भी रिलीज नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फैक्टर हुआ करता है, 3 बेसिक फैक्टर है, ठीक है। तीनों को मैं एक साथ ही करके पढ़ाऊंगा आपको क्योंकि ऑर्गेनाइज करके पढ़ाना है। तो इसमें आपने याद रखना है कि कैसे हमारे पास नर्व इम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब एक सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है, ठीक है। आप लोग होते तो आप लोग पूछते, नहीं होते तो आपकी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। गौर से देखो, अगर हमने शायद याद हो आपको पढ़ाया था मोटर एंड प्लेट के नाम से, मोटर एंड प्लेट होती है हमारे पास, ठीक है। मोटर एंड प्लेट क्या पढ़ाया मैंने आपको, मैंने पढ़ाया जो हमारे पास मोटर नर्व डायरेक्टली सप्लाई कर रही होती है, किसको सप्लाई कर रही होती है, डायरेक्टली सप्लाई कर रही होती है मसल मेम्ब्रेन को, ठीक है। उसको हमने क्या नाम दिया था, मोटर एंड प्लेट का। तो अगर मैं बोलूं मेरे पास मोटर एंड प्लेट है, ठीक है, मोटर एंड प्लेट के अंदर कोई डेफिशिएंसी हो जाए, मोटर एंड प्लेट के अंदर कोई, अगर हम बोले कि हमारे पास इंजरी हो जाए, वहां पे इंजरी हो सकती है, यस बिल्कुल इंजरी हो सकती है। मोटर एंड प्लेट के अंदर कोई ऐसा फिनोमेना हो जाए जो कि एब्नॉर्मल फिनोमेना हो, जो कि नॉर्मल तरीके से काम ना कर रहा हो, तब क्या हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, नहीं। अगर हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा
तो क्या पूरी की पूरी अगर हम बोले साइकिल है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की, वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कंटिन्यू कर पाएगी? नहीं, वो साइकिल कभी भी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और फोकस की चीज क्या हुआ करती है? सबसे इंपॉर्टेंट और फोकस की चीज जो हमारे लिए है वो बेसिकली क्या है कि मोटर एंड प्लेट का इंटैक्ट होना। अगर ये मोटर एंड प्लेट इंटैक्ट है तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे फंक्शंस नॉर्मल चलते रहेंगे। तो मोटर एंड प्लेट कैसे इंटैक्ट रहती है? जब तक इंटैक्ट रहती है जब तक कि कोई उसको इंजरी ना हो। इसीलिए हमने जनरली पढ़ा था शाटिका। शाटिका की जब बात की थी तो शाटिका के अंदर हम क्या बात कर रहे थे? शाटिका के अंदर हम बात कर रहे थे कि क्या हो रही है, नर्व इंजरी हो रही है। नर्व इंजरी होगी तो ऑटोमेटिकली मसल सप्लाई बंद हो जाएगा, और वो शाटिका कैसी है, मोटर नर्व है हमारे पास। तो ऑटोमेटिकली जब मसल सप्लाई बंद होगा, वो कौन सा मसल सप्लाई था? मैंने आपको बताया था आपकी लेग के एंटीरियर मसल्स, ठीक है, एंट्रोलेटरल मसल्स होते हैं और पोस्टीरियर मसल्स होते हैं, ये चले जाते हैं। और खास तौर पे एंट्रोलेटरल मसल चला जाता है। एंट्रोलेटरल मसल्स जो जब चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके फुट को, हमने बात की थी कि वो स्टेबलाइज ऐसे सीधा नहीं रह पाता, क्योंकि इन मसल्स को सप्लाई बंद हो गया तो ऑटोमेटिकली फुट कैसा हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, और वो सीधे चल नहीं पाते बल्कि वो ऐसे टांग उठा के चलते हैं। तो इन जनरल हमारे पास ये कंसिडरेशन होती है, हमेशा से ये कंसिडरेशन होती है कि जो नर्व इंपल्स है हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, अगला सवाल ये होता है कि क्या एसिटाइलकोलिन के अलावा कोई और न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं? ठीक है बेटा, मोटर एंड प्लेट पे ज्यादातर देखें ना तो हमारे पास आमतौर पर एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, ये याद रखना आपने। अगर हम ज्यादातर देखें तो मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हमारे पास मेजरली क्या हुआ करता है, एसिटाइलकोलिन ही रिलीज हुआ करता है। क्या सेरोटोनिन कहीं रिलीज होता है? यस बेटा, कुछ कुछ जगहों पे हमारे पास सेरोटोनिन लाजमी रिलीज होता है। और वो जो ऑल और नन लॉ हमने लास्ट लेक्चर के एंड पर पढ़ा था, ऑल और नन लॉ क्या कह रहा था कि आइदर नर्व इंपल्स आएगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीटली होगी, और अगर नर्व इंपल्स नहीं आएगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी हमारे पास प्रॉपर्ली नहीं मिलेगी। तो वो हमारे पास जो ऑल और नन लॉ था, वो ऑल और नन लॉ बेसिकली किसको बता रहा था? वो बता रहा था नर्व इंपल्स के रोल को, वो बता रहा था नर्व इंपल्स के आने के बाद किस तरीके से हमारे पास काम होगा, वो सारी चीजों को कौन बता रहा था? ऑल और नन लॉ। तो ये हमारे पास सबसे पहला फैक्टर हो गया नर्व इंपल्स का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा फैक्टर हमारे पास चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कैल्शियम आयन। अच्छा, कैल्शियम आयन के बारे में मैंने जरा कुछ डिस्कशन आप लोगों से इतनी डिटेल में नहीं की अब तक। आइए जरा आपको समझाते हैं, क्योंकि अब आपके ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, कुछ बातें मैंने इसके बारे में की हैं आपसे, कुछ बातें हमारी रह गई हैं, वो हम जरा कर लेते हैं। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना बेटा कैल्शियम आयन की, ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट है कैल्शियम आयन समझना हमारे लिए। कैल्शियम की बात करते हैं ना तो कैल्शियम हम देख रहे होते हैं कि कौन से कैल्शियम की बात करें। मैंने आप लोगों को शायद पढ़ाया है अब से बहुत दफा पहले कि हमारे पास दो तरह का कैल्शियम हुआ करता है। एक हुआ करता है ब्लड कैल्शियम लेवल्स हुआ करते हैं, और एक हुआ करते हैं बोन कैल्शियम लेवल्स। ठीक है, और मैंने बताया था कि अगर ब्लड कैल्शियम बड़ा होगा तो बोन के अंदर जाके कैल्शियम डिपॉजिट होगा, अगर ब्लड कैल्शियम कम होगा तो बोन कैल्शियम वापस से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा ब्लड कैल्शियम में। ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या है, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है, इसको डायरेक्ट इफेक्ट कह सकते हैं। हमारे पास अगर ब्लड कैल्शियम लेवल्स बढ़ना शुरू होंगे, जनरली हम कंसिडर करते हैं कि अगर ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ना शुरू हो तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होना शुरू हो जाएगी, डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगी बोन कैल्शियम। और अगर इसकी डिपोजिशन होना शुरू हो गई किसके अंदर, बोन कैल्शियम के अंदर, तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता बोन कैल्शियम बेहतर होना शुरू हो जाएगा, बोन स्ट्रॉन्गर होनी शुरू हो जाएगी। अगर हमारे पास क्या होना शुरू हो जाए, ब्लड कैल्शियम भी कम होना शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिकली बोन कैल्शियम लेवल्स भी क्या होना शुरू हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये शायद हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट फोकस करने वाली बात क्या है यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता है वो किसका हुआ करता है? हम बात करेंगे किसकी? हम ज्यादातर बात करते हैं बेसिकली बेटा ब्लड कैल्शियम की। हम ब्लड कैल्शियम की क्यों बात कर रहे हैं सर? क्योंकि ब्लड कैल्शियम हमारे पास दो चीजों में मेजर रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन कौन सी दो चीजें? देखो बेटा, एक तो आपने पढ़ा नर्व इंपल्स। ठीक है, नर्व इंपल्स में आपने, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, नर्व इंपल्स में हमने क्या पढ़ा था? नर्व इंपल्स में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो कैल्शियम मौजूद हुआ करता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। जैसे ही हमारे पास क्या हुआ करता है, नर्व इंपल्स ट्रैवल होते हुए कहां तक पहुंचती है, एक्सॉन टर्मिनल तक। तो वहां पे नेगेटिव अट्रैक्शन डेवलप होती है, जिसकी वजह से क्या हुआ करता है, कैल्शियम चैनल जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। किसके?
प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल में हमारे पास क्या मौजूद हुआ करते हैं, कैल्शियम चैनल्स। वो कैल्शियम चैनल्स ओपन होने की वजह से कैल्शियम क्या कर जाता है, मूव कर जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पीक साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर टूवर्ड्स दैट नेगेटिव अट्रैक्शन। ठीक है, याद होगा शायद आपको। तो वो हमारे पास वहां पे नर्व इंपल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरा काम क्या कर रहा है ब्लड कैल्शियम हमारे पास, दूसरा काम हमारे पास ब्लड कैल्शियम मेंटेन करता है मसल कैल्शियम को। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। ये क्या मेंटेन कर रहा होता है बेटा, मसल कैल्शियम। मसल कैल्शियम कहां से, जैसे अभी हमने बात की कि हमारे पास मसल कैल्शियम जितना भी होगा वो होगा कहां पे, वो एक्चुअली मौजूद होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जब भी हम बात कर रहे होते हैं ना मसल कैल्शियम की, तो हम हमेशा बात कर रहे होते हैं किसकी, स्पेसिफिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, तो यहां हमारे पास कहां पे मौजूद होता है वो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब एक और सवाल डेवलप होता है, ठीक है, अगर अच्छे बच्चे हो तो शायद याद हो, जिन बच्चों ने शुरू से मुझसे पढ़ा है उन्होंने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर जब मैंने बेसिक बायोलॉजी के सेक्शन पढ़ाया था उन्हें चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक, तो उस चैप्टर्स के अंदर मैंने बेसिकली बात की थी, एक जगह सेल का टॉपिक था, उस सेल के टॉपिक के अंदर मैंने स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी। मैंने बात की थी कि मसल के अंदर हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलती है। क्यों? क्योंकि इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर रोल क्या हुआ करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर रोल हुआ करता है तमाम के तमाम मसल्स को बनाना। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिर अगर हम बात करें हमारे पास किसकी बात करते हैं, अगर हम बात करें हैं स्पेसिफिकली हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वो कैल्शियम स्टोरेज करता है, विटामिन डी फॉर्मेशन करता है और कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन करता है, फिर और बहुत सारी चीजें हमारे पास, विटामिन डी स्टोरेज भी करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे कैसी होती है, यहाँ पे स्मूथ भी होती है और रफ भी हुआ करती है। तो जनरली हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये स्मूथ भी है, ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है या रफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। तो बेसिकली हमारे पास क्या करती है, जो इसका स्मूथ पार्ट होता है वो कैल्शियम स्टोरेज करता है। ये अगर पेपर में आ जाए आपसे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा पार्ट जो होता है वो कैल्शियम को स्टोरेज करता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट हुआ करता है जो क्या करता है, कैल्शियम को स्टोरेज करता है, कैल्शियम स्टोरेज करता है। याद होना चाहिए आपको, और ये भी याद होना चाहिए कि इसके अंदर स्मूथ भी हुआ करती है और रफ भी हुआ करती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपने अगर इसको समझ लिया तो बेसिकली आप ये समझ पाएंगे कि कैल्शियम स्टोरेज हो रहा है, और ये कैल्शियम स्टोरेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा कैल्शियम स्टोर होगा वो बेसिकली उतना ज्यादा फंक्शनल एबिलिटी बढ़ा देगा। यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल एबिलिटी बढ़ा देता है किसकी, मसल की। तो मसल बेहतर तौर पर क्या कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। और मसल को बेहतर कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए क्या चाहिए, एक सफिशिएंट अमाउंट में, एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर, एक बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर अगर हम बोले, ठीक है, हमें क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। और अगर कैल्शियम उससे कम होता है तो शायद जो एक्टिविटी है मसल की वो अफेक्ट होगी। यस, बिल्कुल होगी। अब हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे, कैल्शियम कम होगा तो उससे क्या होता है, अभी पढ़ते हैं थोड़ी देर। साथ साथ हमारे पास जो थर्ड बेसिक हुआ करता है फैक्टर, वो बेसिकली एनर्जी है हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, एनर्जी के टॉपिक के अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जरा देख लेते हैं, आप लोगों को क्या क्या पता है, और उससे हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलें। देखो बेटा, एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी का मतलब है कि बेसिकली जाहिर सी बात है, नर्व इंपल्स आएगी, कैल्शियम रिलीज होगा, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होगा, ट्रोपोनिन जाके ट्रोपोमाइसिन के साथ बाइंड होगा, ट्रोपोमाइसिन अब एक्टिव जो है हमारे पास एक्टिन स्लिट्स होंगी उनको छोड़ देगा। जब छोड़ देगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो बल्बस साइट्स होंगे वो जाके अटैच हो जाएंगे उन एक्टिन स्लिट्स के अंदर, और उसको एक दूसरे के ऊपर क्या करना शुरू कर देंगे, स्लाइड करना शुरू कर देंगे। सो इट मीन्स कि हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, इट मीन्स हमारे पास, अगर हम बहुत आसान बात करते हैं, हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन करना हो जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, सॉरी मसल कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने इसको जरा समझना है किस तरीके से हम देखेंगे। देखो, एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए होती है, आपको पता है, यस, एटीपी की फॉर्म में चाहिए होती है, बिल्कुल ठीक है, सबको पता होगा। एटीपी मैंने डिटेल के अंदर बात की, हमेशा एटीपी के अंदर क्या हुआ करते हैं, 3 बॉन्ड हुआ करते हैं, ठीक है, एडिनोसिन के साथ 3 बॉन्ड हुआ करते हैं। हर बॉन्ड के टूटने के ऊपर हमारे पास हमेशा बात की है, वैसे अभी मैं दोबारा से एक दफा कह रहा हूं, कितनी एनर्जी रिलीज होती है बेटा, एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं,
हर फॉस्फेट बॉन्ड टूटने पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, शायद आप लोगों को मैंने बताया था 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल और 31.81 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, ये आपने याद रखनी है कुछ वैल्यूज अच्छे से। उम्मीद करता हूं कि आपको वैसे भी याद होंगी, बट फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं क्योंकि मुझे तुम लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एंड द वन ऑफ द इसके साथ साथ हमने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है ईटीवी के साथ, एक और हमारे पास केमिकल मटेरियल होता है, एक और हमारे पास एनर्जी कंपाउंड होता है विच इज नोन एज CKMB। ठीक है, क्रिएटिनिन काइनेज फॉस्फेट हुआ करता है। ठीक है, क्रिएटिनिन काइनेज भी बोला करते हैं। ठीक है, खाली क्रिएटिनिन काइनेज भी बोल सकते हैं इसको हम। अब शायद याद हो आपको कि हमारे पास ये जो आमतौर पे इसको हम बोलते हैं CKMB। ठीक है, ये जो क्रिएटिनिन काइनेज होता है ना हमारे पास, इसको हम बोला करते हैं, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक एनर्जी कंपाउंड है। ये एक हाई एनर्जी कंपाउंड, बहुत अच्छी अमाउंट में इसके अंदर एनर्जी मौजूद हुआ सकती है। इस 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल से ज्यादा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये क्रिएटिनिन काइनेज कैसे बनता है, आप लोगों को शायद क्रिएटिनिन के बारे में मैंने पढ़ाया होगा, हर किसी को पढ़ाया होगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर। चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने क्रिएटिनिन काइनेज के बारे में क्या बताया होगा, क्रिएटिनिन के बारे में मैंने एक बात बार बार बोली होगी। मैंने बोला होगा कि जो क्रिएटिनिन होता है वो हमारे पास किसका प्रोडक्ट होता है, मसल प्रोटीन का प्रोडक्ट होता है। बहुत आसान अल्फाज में अगर मैं बोलूं, हमारे पास जो मसल प्रोटीन्स होते हैं उनका जो बेसिक प्रोडक्ट हुआ करता है वो हमारे पास हुआ करता है क्रिएटिनिन। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं हमारे पास CKMB की, तो हम हमेशा बात कर रहे होते हैं ये कहां से आ रहा है, मसल प्रोटीन के प्रोडक्ट से आ रहा है। ठीक है, मसल प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उसके साथ हमें क्या मिला करता है, क्रिएटिनिन मिला। आमतौर पे जो लोग जिम करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक्सरसाइज आप लोग करते हो बेड पे लेटे लेटे, वो एक्सरसाइज की इन जनरल हम नहीं बात कर रहे, एक हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं जो आप बेसिकली अगर जाएं, ठीक है, जिम के अंदर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके करें। आप लोग तो आराम कर रहे होते हो माशाल्लाह से। ठीक है, तो जो जिम के अंदर जो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अगर उन लोगों की बात करूं मैं, तो उनको क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है क्रिएटिनिन, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए होता है उनको क्रिएटिनिन। यस, उनको हाई ये सफिशिएंट अमाउंट के अंदर क्रिएटिनिन चाहिए होता है, बिकॉज क्रिएटिनिन क्या कहता है, अच्छी एनर्जी देता है मसल को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रिएटिनिन किसको अच्छी एनर्जी देता है, मसल को। तो CKMB हमारे पास एक फॉर्मूला है, आमतौर पे बोला करते हैं, वो हमारे पास किस में इस्तेमाल होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर। और क्या करता है, जैसे मैंने बोला, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लिख देता हूं, मैं मेंशन कर देता हूं इसको इस तरीके से आपके पास। ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आपके पास ये बेसिक फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमने पढ़ना है मसल फटीग। जल्दी देख लेते हैं, कुछ चीज़ों को हमने देखना है। आई होप ये आपको आती होंगी, बट फिर भी इनको हम अच्छे से कवर कर लेंगे। जी बेटा, बात करेंगे अब हम किसकी, मसल फटीग की। मसल फटीग क्या होता है, मसल फटीग का मतलब हुआ कहता है हमारे पास मसल के अंदर थकावट मौजूद होना, थकावट पैदा होना। ये थकावट कैसे होती है, इसको अगर हमने समझना है, ये क्या सिनारियो है, मसल का चक्कर क्या है। देखो होता क्या, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम मसल को इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पिकनिक पे गए। ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल, पिकनिक पे गए, तो हम पिकनिक पे जाने के बाद हमने क्या किया, पार्टी की, अच्छे से खूब पार्टी की, खूब भागे घूमे। ठीक है, हमारे यहाँ अगर फॉर जैसे एग्जांपल कंसिडर करते हैं, बीच पे चले गए तो फिर वो वेव्स में उछल रहे होते हैं, जबकि वेव्स आपको खुद ही लिफ्ट कर रही होती हैं, बट फिर भी आप क्यों समझ में नहीं आता मेरे लोग क्यों कर रहे होते हैं ऐसा, लेकिन बट फिर भी वो वेव्स के अगेंस्ट जो है वो उछलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें डाइव कर रहे हैं, और ठीक है, सारा कुछ चल रहा है। ठीक है, या आप कहीं पे फॉर एग्जांपल वाटर पार्क चले गए, तो वाटर पार्क में आप स्लाइड कर रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, पानी में रह रहे हैं, मतलब आई डोंट नो, हम लोग घर में भी पानी में रह सकते हैं, बट हम या तो सी साइड जाकर या वाटर पार्क जाकर हमें पता नहीं क्या हो जाता है, हम इकाइनोडर्म्स बन जाते हैं, पानी में ही रहते हैं, पानी से बाहर नहीं आ रहे होते,
ठीक है, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं खुद तुम लोगों से ज्यादा रहता हूँ, बट इन जनरल कंसिडर कर रहे हैं हम कैसा होना शुरू हो जाता है। अब हमने क्या किया, वहां पे एंजॉय किया, बहुत पार्टी करने के बाद हुआ गया हमारे पास कि जब हम घर आए तो घर आने के बाद हमने आराम करना शुरू किया। ठीक है, अब हमने आराम करते करते अचानक से हमें ख्याल आ रहा है कि हम जब आराम करके थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहे हैं तो अब हमसे उठा नहीं जा रहा, अब हमारे हाथ पांव जो है वो काम नहीं कर रहे और हम थोड़ा सा डिफरेंट तरह की मूवमेंट में मतलब मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब हमसे उस तरीके से ना चला जा रहा होता, ना हमारे बेसिकली अगर हम बहुत आसान अल्फाज में बोले मसल और बोन के दरमियान पेन हो रहा होता है। ठीक है, सो इसको हम बोला करते हैं, आप लोग बोलते हो फटीग है। ठीक है, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में आजकल तो हम लोग, ठीक है, बेसिक लेमन टर्मिनोलॉजी में फटीग बोल रहे होते हैं, ये एक्चुअली मसल फटीग है। अब मसल फटीग क्यों हुआ? क्योंकि आपके मसल की नॉर्मल एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, आपके मसल की एनर्जी रिक्वायरमेंट नॉर्मल है। तो जैसे एन एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं लो एनर्जी रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप दिन के अंदर तो कोई इतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, लो एनर्जी रिक्वायर्ड मसल को। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि आप माशाल्लाह से कहां चले गए, आप माशाल्लाह से पहुंच गए बीच पे, आपने खूब सारी पार्टी की, तो अब क्या हुआ, आपके मसल को क्या चाहिए थी, एनर्जी ज्यादा। अब उस वक्त मसल ये तो कहेगा नहीं कि भाई खाना ज्यादा डालो, ठीक है, मैं पार्टी नहीं करूंगा वरना तुम्हें पार्टी नहीं करने दूंगा, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, मसल क्या करने शुरू कर देता है। अब क्या होता है, अब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। ठीक है, नंबर 1। तो दोनों चीजें, यहां जितनी स्पेसिफिक अमाउंट में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट चाहिए मसल को वो भी गई, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी वो भी नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप बहुत एकदम से विग्रस एक्शंस हैं आपके। विग्रस एक्शंस का मतलब है पार्टी में विग्रस एक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप, ठीक है, डांस करना शुरू करते तो झूम के इन जनरल, तो अब आपने पार्टी में जब आप डांस करना शुरू कर रहे हो तो आपकी बॉडी एकदम विग्रसली एक्ट करती है। ठीक है, कुछ लोगों की फिर भी लेजली एक्ट करती है, वो एक अलग मसला है। ठीक है, बट फिर इसी तरीके से अगर आप कोई और चीज कर रहे हो, कोई कहीं भाग रहे हो, कहीं एक्चुअली जंप कर रहे हो, कहीं डाइव कर रहे हो, तो आपकी बॉडी क्या करती है, मसल जो होते हैं उनकी एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी विग्रस हो जाती है, उनकी एक्टिविटी के ऊपर लोड ज्यादा पड़ जाता है। तो अब ऐसी कंडीशन में बेसिकली अगर हम बात करें हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, लो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दूसरी बात ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में आपका मसल अपनी सलाहियत से ज्यादा काम करेगा। तो जब अपनी सलाहियत से ज्यादा काम करेगा तो उसके पास उतनी ऑक्सीजन भी नहीं होगी, क्योंकि आप स्पेसिफिक अमाउंट में ब्रीदिंग कर सकते हो, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन हो सकती है आपकी पर मिनट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसिडर करें, अगर मेरी वेंटिलेशन की बात करें तो मेरी वेंटिलेशन स्पेसिफिक हो सकती है। स्पेसिफिक किस सेंस में कह रहा हूं कि 1 मिनट के अंदर मैं मैक्सिमम 25 to 30 टाइम्स वेंटिलेट कर सकता हूं। ठीक है, बट मेरे मसल को ज्यादा एनर्जी चाहिए बिकॉज मैं बहुत विग्रेसली एक्ट कर रहा हूं। तो अब क्या होगा, अब लो एनर्जी जो लो एनर्जी उनके पास थी, ठीक है, रिक्वायरमेंट थी वो, और साथ साथ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ठीक है, हमारे पास अब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, और साथ साथ हमारे पास एनर्जी रिक्वायरमेंट भी। अब क्या होगा बेटा, अब जब ये दोनों चीजें इंक्रीज हो जाएंगी ना बेटा, तो फिर क्या होगा, अब मसल क्या करना शुरू कर देगा, मसल करना शुरू कर देगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये मैंने अच्छे से सबको पढ़ाया, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने शुरू के बैच में सबने डिटेल के अंदर पढ़ा था शायद। एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर नहीं भी पढ़ा था तो इसको हम बेटा कवर कर लेंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन बेसिकली हमारी बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। जब ग्लूकोज को विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, यहां पे हम मेंशन कर रहे हैं, देखो बेटा, अगर ग्लूकोज के जरिए से विदाउट ऑक्सीजन हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो बेसिकली क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, एटीपी तो प्रोड्यूस होते हैं, साथ साथ हमारे पास क्या हुआ करता है, साथ साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, यस, और एक और स्पेसिफिक चीज है जिसको हम नाम दिया करते हैं लैक्टिक एसिड। अच्छा, ये लैक्टिक एसिड कहां जाता है, ये लैक्टिक एसिड सीधा चला जाता है किसके दरमियान, मसल एंड बोन की स्पेस के दरमियान। अच्छा, मसल एंड बोन की स्पेस जो होती है उसमें ऐसा क्या होता है, वहां क्यों जाता है, एक तो करीब होती है, दूसरा फिर वहां पे मौजूद होती हैं ब्लड वेसल्स और नर्व्स। तो अब ये क्या करेगा, वहां जाके ये एक्यूमुलेट होगा ना, तो ये क्या करना शुरू कर देगा, ये एक्यूमुलेट होने के बाद वहां उनको तंग करना शुरू कर देगा, उनको बार बार क्या करेगा, बार बार, अगर हम आसान अल्फाज में बोलते हैं, बहुत ही आसान अल्फाज में बोलते हैं
क्या करेगा, बार बार स्टिमुलेट करेगा, किसको, नर्व को। और जब बार बार ये नर्व को स्टिमुलेट करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे पास वहां पे पेन होना शुरू हो जाएगा। तो मसल जब मूव करते हैं हम, ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट्स के ऊपर जनरली क्या हुआ करता है, पेन हुआ करता है। अब ये मसल फटीग खुद से ही हो सकता है, यस, क्योंकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हुआ है तो खुद ब खुद सही हो सकता है। कैसे सही हो सकता है, आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट तक टाइम देना अपने मसल को, ठीक है। वो स्पेसिफिक अमाउंट आमतौर पे कितने होते हैं, अगर आप 24 आवर्स, जनरली हम कंसिडर करते हैं 24 आवर्स अपने मसल को छोड़ दो वैसे ही हालत के अंदर, तो मसल क्या करेंगे, ये 24 आवर्स में क्या होगा, ये 24 आवर्स में एक खास फिनोमेना होगा, जितनी ऑक्सीजन कम पड़ गई थी अब ऑक्सीजन जाएगी, वो जाके लैक्टिक एसिड को रिमूव कराएगी। ये आपने याद रखना है, कंसेप्ट सुन लो। ऑक्सीजन जाएगी और वो लैक्टिक एसिड को क्या कराना शुरू कर देगी, रिमूव करना शुरू कर। और अगर ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड को रिमूव करना शुरू कर दे तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, जो बात हम हमेशा अच्छे से समझते हैं, आपने भी अच्छे से समझनी है, एक दफा ऑक्सीजन हमारे पास लैक्टिक एसिड को रिमूव करना शुरू कर दे तो एक्चुअली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो जितना भी लैक्टिक एसिड है वो ऐसा ऐसा खत्म होता चला जाएगा और मसल फटीग हमारे पास खत्म हो जाएगा। इस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि रिक्वायर होती है टू रिमूव लैक्टिक एसिड, अगर लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए जो हमारे पास अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वो हमारे पास कहलाती है ऑक्सीजन डेप्थ, ठीक है। वो ऑक्सीजन डेप्थ है हमारे पास, जनरली हम कंसिडर करते हैं, यहां मैं मेंशन कर देता हूं आपके पास ऑक्सीजन डेप्थ है, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन डेप्थ हमारे पास क्या होता है, जो कि हमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिमूव लैक्टिक एसिड, ठीक है। यूजुअली 24 आवर्स के अंदर आपकी बुक कहती है, बट अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो 24 आवर्स टू 48 आवर्स, मतलब 1 से 2 दिन लगते हैं उस मसल को, उसके फटीग को कंप्लीटली रिमूव करने के। यहाँ पे आपके पास हम एक छोटा सा पॉज देंगे और पॉज देने के बाद फर्दर फिर आगे हम इसको रीस्टार्ट करें। अच्छा भाई बच्चों, हम पॉज के बाद वापस से हाजिर हुए आपके पास। आइए ज़रा देख लेते हैं बेटा कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो जल्दी से उनको कवर करते हैं तो हमारे पास चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलें, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं टेटनी की। टेटनी यूजुअली हमारे पास हुआ क्या करता है, टेटनी की जब भी हम बात करते हैं तो टेटनी की हम कंसिडरेशन कर रहे होते हैं कि हमारे पास ये है क्या, यह हमारे पास है, इन जनरल कंसिडर किया जाता है कि अगर हमारे पास क्या हो, एबनॉर्मल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो, ठीक है। और ये एबनॉर्मल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ करती है, ये ना तो अल्टरनेट हुआ करती है जैसे कि हमारे पास एपिलेप्सी में हुआ करता था। एपिलेप्सी में बेसिकली अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। यहाँ पे सिर्फ क्या होती है, एबनॉर्मल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी, सिर्फ एबनॉर्मल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाईलाइटिंग फीचर जो हुआ करता है यहाँ पे हम जो डिस्कशन करते हैं, बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे हुआ करता है ड्यू टू एबनॉर्मल कैल्शियम लेवल्स, ठीक है। जनरली हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, ड्यू टू एबनॉर्मल कैल्शियम लेवल्स, ये हमारे पास सारा का सारा फिनोमेना हुआ करता है। एबनॉर्मल कैल्शियम लेवल कैसे होंगे, जैसे अभी हमने बात की थी बहुत डिटेल के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि आपकी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल कैल्शियम लेवल किसी भी वजह से हो सकते हैं। जब हमने बात की थी कि हमारे पास किसके बैलेंस हमने बात की थी दो चीजों के दरमियान, एक हमने बात की थी ब्लड कैल्शियम का बैलेंस और दूसरा हमने बात किया था हमारे पास स्पेसिफिकली हम किसको टारगेट कर रहे होते हैं, ब्लड कैल्शियम के अलावा हम बोन कैल्शियम की बात कर रहे होते हैं। तो जब बोन कैल्शियम और ब्लड कैल्शियम का आपस में बैलेंस खराब होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एबनॉर्मल कैल्शियम लेवल हो सकते हैं। आप कम कैल्शियम कंज्यूम करें या आप ज्यादा कैल्शियम कंज्यूम करें, तब दोनों कंडीशन के अंदर इन बोथ सर्कमस्टांसेस हमारे पास ये क्या हुआ करता है, हम जनरली कंसिडर करते हैं कि क्या हो गया, टेटनी हो गई, ठीक है। टेटनी में जब हमारे पास एबनॉर्मल मस्कुलर कंट्रैक्शन हो रही है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हमारे पास एक एबनॉर्मल मस्कुलर कंट्रैक्शन हो रही है, अब क्या होगा, अब फिनोमेना क्या होगा, अब इसको जरा समझना है, थोड़ा सा डिटेल की तरफ जाएंगे हम। देखो बेटा, जब एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन स्पेसिफिक होगी, लोकलाइज एरिया पे होगी, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में होती है। आम तौर पे ये हमारे पास किस में हुआ करती है, कॉमन हुआ करती है इन जनरल। जब भी हम बात करते हैं इसके अंदर तो ये कॉमन हुआ करती है किसके अंदर, गर्ल्स के अंदर।
ठीक है। टीनेज गर्ल्स हैं, इनके अंदर कॉमन हुआ करती है बिकॉज यूजुअली हमारे पास जो टीनेजर्स हैं, गर्ल्स हैं, वो ज़्यादातर मिल्क से, वो ज़्यादातर कैल्शियम सप्लीमेंट से अवॉइड करती हैं, या कैल्शियम सप्लीमेंट तो खैर उन्हें पता ही नहीं होता इन जनरल, और मिल्क के बारे में उनका कुछ ख्याल दूसरा हुआ करता है। मैं पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ जब मिल्क के बारे में बात करते हैं, तो उनका बेसिकली इस बारे में ख्याल दूसरा हुआ करता है। सो उनको इस चीज़ से कोई जो है ये कह सकते हैं कोई मोहब्बत नहीं होती, कोई किसी तरीके से अपनी बॉडी को उन्होंने एक्सटर्नली वो एक अलग मसला है, बट इंटरनली उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एक्चुअल में क्या हुआ कहता है, हमारे पास टेक्निक क्या कहता है, इंटरनली आपको किस तरीके, अगर फॉर एग्जांपल इंटरनली आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल्स जो हैं वो एबनॉर्मल हो रहे हैं, दैट इज वाई आपको क्या होना शुरू हो जाएगी, टेक्निक होना शुरू हो जाएगी। टेक्निक को कंट्रोल किया जा सकता है, यस टेक्निक को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, देखो क्यों हो रहा है एबनॉर्मल, कैल्शियम लेवल्स की वजह से, ठीक है। अभी ये मैं बता चुका हूँ आपको एबनॉर्मल कैल्शियम कैसे होगा, ठीक है, या कैल्शियम लेवल एबनॉर्मल होंगे तो किस तरह के हमारे पास इफेक्ट आ सकते हैं, हमने पिछले जो लेक्चर का जो पिछला पार्ट है उसके अंदर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमारे पास एबनॉर्मल कैल्शियम की वजह से हो रहा है। अच्छा, एक और मजेदार बात यह है कि आम तौर पे हमारे पास ये टीनेज के अंदर, गर्ल्स के अंदर तो कॉमन ही है, इसके अलावा एक और ग्रुप है स्पेसिफिक जिसके अंदर ये कॉमन हुआ करता है, वो हमारे पास हम आम तौर पे कंसिडर किया करते हैं, हमारे पास अडल्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ही अडल्ट हैं, ठीक है, एल्डर्स हैं, जितने एल्डर्स होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर खास तौर पे कॉमन हुआ करता है क्योंकि उनकी बोन्स भी हुआ करती हैं, वीकन हुआ करती हैं, तो दैट इज वाई एक और ग्रुप है हमारे पास, एक एज ग्रुप है जिसके अंदर ये इफेक्ट रहता है। टेक्निक को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे मैंने बोला, यस, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, बाय द हेल्प ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट्स। सो कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेंगे बेटा इसके लिए, और मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास ये कंट्रोलेबल, बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाता है, ज़्यादा इसके अंदर हमें कोई परेशानी नहीं हुआ करती, तो जनरली हम इसको कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ईजिली कंट्रोलेबल डिजीज़ है या डिसऑर्डर है, जो भी आप कहना चाहें, तो ये टेक्निक हो। इसके बाद हमारे पास और क्या है टेक्निक के अलावा, टेक्निक के अलावा हम एक और देखते हैं, वो हमारे पास इन जनरली कहते हैं हम मसल क्रैम्प्स, ठीक है, यहीं पढ़ लेते हैं हम, बेहतर रहेगा। अच्छा, क्रैम्प्स किस वजह से होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं बेसिकली बॉडी के अंदर जब भी क्या हुआ करता है, जब भी हमारे पास मिनरल्स की जो है इम्बैलेंसमेंट होती है, तब हमारे पास क्रैम्प्स हुआ करते हैं। ये बहुत आसान सा इसकी कॉज है, या बेसिकली होते क्या। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें हुआ करता है आमतौर पे इसको बोला करते हैं लेमन टर्मिनोलॉजी में नस पे नस चढ़ जाना, ठीक है, मेरी नस पे चढ़ गई, मुझे मुश्किल हो रही है, क्रैम्प हो गए, ठीक है, मेरे मसल क्रैम्प कर रहे हैं, ठीक है। मसल क्रैम्प कैसे करते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर क्या हुआ हुआ है, जैसे हमने बोला, होता क्या है, इसमें मसल स्टिफ हो जाता है। स्टिफ कैसे हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टेट के अंदर। अब ये आपने समझना है जरा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्शन स्टेट। कॉन्ट्रैक्शन स्टेट का मतलब है जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता हो तो वो उसी कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में स्टिफ रह जाता है। अगर आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में ही स्टिफ रह जाए तो अब वो रिलैक्स होगा नहीं, जब वो रिलैक्स नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होना शुरू हो जाएगा, पेन होना शुरू हो जाएगा। दैट इज वाई आपको क्या करना पड़ता है, आप यूजुअली जब भी आप देखेंगे किसी क्रिकेटर को, किसी फुटबॉल प्लेयर को जिसको क्रैम्प्स हो रहे हों, तो बेसिकली क्या किया जाता है, उसको सबसे पहले उसके मसल को रिलैक्स किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर लेग रीजन के अंदर है तो उसको लिटा के बेसिकली उसके लेग को ऐसे प्रेस किया जाता है, तो उसके लेग को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उसके जो हमारे इन जनरल हम कंसिडर करते हैं जो उसके मसल है वो रिलैक्स हो जाता है। तो हम क्या कंसिडरेशन, हमारी दिमाग में क्या कंसिडरेशन होती है, हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास मसल है वो स्टिफ हो जाएगा इन कॉन्ट्रैक्शन स्टेट। अगर मसल स्टिफ हो रहा है इन कॉन्ट्रैक्शन स्टेट, इट मीन्स क्या हो रही है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स क्या हो रही है, क्रैम्पिंग हो रही है। तो हम हमेशा बोला करते हैं क्रैम्प्स। अच्छा, अब क्रैम्प्स क्यों हुआ, जैसे मैंने बताया, क्या है हमारे पास, किसकी इम्बैलेंसमेंट हो रही है, जनरली कंसिडर करते हैं मिनरल इम्बैलेंसमेंट, ठीक है। अब मिनरल्स कौन कौन से हैं जो इम्बैलेंस होते हैं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। सोडियम है बेटा, पोटासियम है, क्लोरीन है, ठीक है, फास्फोरस है इसमें हमारे पास, कुछ हद तक हमारे पास कैल्शियम भी होता है, ठीक है, ये इन सारे, लेकिन बेसिक मिनरल्स कौन से होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, इनका इम्बैलेंस, ठीक है। अगर हम क्या करें, आमतौर पे मसल क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं। मसल क्रैम्प्स तब होते हैं जब डिहाइड्रेशन, ठीक है, मोस्ट कॉमनली डिहाइड्रेशन एक कॉज है,
डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ करता है? डिहाइड्रेशन का मतलब है स्वेटिंग होना, काफी अच्छी सारी प्रेस्पिरेशन हो जाए, स्वेटिंग हो जाए, डिहाइड्रेट हो जाए आपकी बॉडी, वाटर भी निकल जाए, साथ साथ उसके अंदर जो जितने भी हमारे पास सोडियम पोटेशियम है, क्योंकि हमारी स्वेटिंग हमारे स्वेट के अंदर या हमारे आमतौर पे जो हम प्रस्पायर करते हैं उसके अंदर, ठीक है, क्या हुआ करता है, यूजुअली हमारे पास खाली वाटर लॉस नहीं होता बल्कि सोडियम पोटेशियम दोनों लॉस होता है। तो इस कंडीशन के अंदर अब क्या करेंगे हम पेशेंट को सबसे पहले, अगर आपके पास मसल क्रैम्प के साथ आएगा पेशेंट, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम हाइड्रेट करते हैं उसको, ठीक है, हाइड्रेट करते हैं मीन्स उसको अच्छे से वाटर की जो उसकी इनसफिशिएंसी है उसको पूरा करते हैं, ठीक है, नंबर 1 वाटर देते हैं, साथ साथ आम तौर पे इसका एक और अच्छा तरीका होता है कि हम क्या यूज करें, ORS यूज करें, ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, ठीक है, उनको यूज करें। और एक और अच्छी टेक्निक है जो कि न्यू टेक्निक है, दैट इज पिकल जूस। पिकल जूस इज लाइक मतलब आई मीन इसको कहते हैं कि अगर पिकल्स का जो जूस हुआ करता है उसको पी लें तो उसके अंदर भी बहुत अच्छी रिहाइड्रेशन हमारे पास मिनरल्स हुआ करते हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी बहुत अच्छे तौर पर क्या हो सकती है, रिहाइड्रेट हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 मसल के डिसऑर्डर्स थे, ये कंप्लीट हो गए। इसके अलावा हमने मसल फटीग पढ़ लिया, सारी चीज़ें पढ़ लिया। एक छोटा सा पार्ट है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है लोकोमोशन के पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है बेटा। तो लास्ट पार्ट जो है हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास, हम आमतौर पे बात करते हैं किसकी, एंटागोनिस्टिक मसल्स की। क्या हमारे पास एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं? यस बेटा, हमारे पास एंटागोनिस्टिक मसल्स होते हैं। एंटागोनिस्टिक मसल्स का मतलब क्या हुआ कहता है, एक मसल दूसरे मसल के ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करेगा। मींस एक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा मसल रिलैक्स कर रहा होगा, दूसरा मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास पहला वाला रिलैक्स करेगा। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल बेसिकली हमारे पास क्या है, एंटागोनिस्टिक का मतलब ही क्या हुआ करता है, एंटागोनिस्ट इन फंक्शन। एंटागोनिस्ट इन फंक्शन मींस, यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया, एंटागोनिस्ट इन फंक्शन मींस हमारे पास क्या होगा, मींस ऑपोजिट फंक्शन होंगे, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक हमारे पास क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास कौन सी है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। उसके अलावा भी हम बात करेंगे। यस, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप की सबसे कॉमन एग्जांपल क्यों ली जाती है, जब हम इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा, जब इस तरह से हम अपनी एल्बो को फ्लेक्स करते हैं तो बेसिकली हमारा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस वक्त ट्राइसेप रिलैक्स कर रहा होता है। फिर जब हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं तो हमारा ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारा बाइसेप क्या करना शुरू कर देता है, रिलैक्स करना शुरू कर देता है। तो दैट इज व्हाई हम इसको कंसिडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, एंटागोनिस्टिक मसल है। दूसरे हमारे पास हुआ करते हैं, अगर हम थाई मसल्स की बात करें, ठीक है, हमारे पास कॉर्ड्स की बात करें, अगर हम जनरली ये बात करें हमारे पास हैमस्ट्रिंग्स की, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं, दोनों ऑपोजिटली फंक्शन करते हैं। बट इनसे ज्यादा बेहतर एग्जांपल हमारे पास बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स की है। अच्छा, यहाँ पे आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम बनी हुई है, वो डायग्राम मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है, जनरली हम वो वहाँ पे ये बात कर रहे हैं। उसके अलावा वो बात कर रहे हैं एब्डक्शन एडक्शन की एंड रोटेशन की, वो आपको शोल्डर के ऊपर मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो वो देख लीजिएगा आप यहाँ पे। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लोकोमोशन का टॉपिक। यहाँ पे हमारे पास जितना भी मसल का पार्ट है वो सारा कंप्लीट हो गया है। तो हम लोकोमोशन के अंदर देखेंगे क्या, हम बहुत स्पेसिफिकली जाएंगे और हम कोशिश करेंगे हर चीज़ को तमीज़ से देखें। लोकोमोशन जब एनिमल्स में बात करते हैं, अच्छा पहले लोकोमोशन का टॉपिक मैंने लोकोमोशन की हेडिंग डाली है क्योंकि आपकी बुक में लोकोमोशन इन एनिमल्स में अमीबा भी पढ़ा दिया, पैरामीशियम भी पढ़ा दिया, सीलिया भी पढ़ा दिया, वो एनिमल ही नहीं है, ठीक है, सबसे पहले ये समझना है, ठीक है। लोकोमोशन इन ऑर्गेनिजम्स में हम सबसे पहले जाते हैं किसके अंदर, अमीबा के अंदर, ठीक है। अमीबा देखेंगे हम देखेंगे बेटा यूग्लिना और हम देखेंगे पैरामीशियम। ठीक है बेटा, आइए जरा देख लेते हैं। सबसे पहले लोकोमोशन, अगर हम अमीबा के अंदर बात करें तो लोकोमोशन इन अमीबा किसके जरिए से होता है, जो एमसीक्यू आया करता है वो आया करता है बेसिकली सूडोपोडिया के थ्रू, ठीक है। मैं सबके पहले नाम लिख देता हूं फिर आपको पढ़ाता हूं तमीज से, इसको समझाता हूं, ठीक है, एक एक करके। यूग्लिना में किसके थ्रू होता है, यूग्लिना में आमतौर पर कंसिडर किया जाता है फ्लैचुलरी मूवमेंट होती है तो फ्लैचुला के थ्रू होता है,
ठीक है। और पैरामीशियम में क्या हुआ करता है, सीलियरी मूवमेंट होती है तो सीलिया के थ्रू होता है, ठीक है। ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, इसको हम बोला करते हैं आमतौर पर अमीबॉइड मूवमेंट, इसको हम बोला करते हैं फ्लैजेलरी मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं सीलियरी मूवमेंट, ठीक है। आइए जरा समझ लेते हैं। सूडोपोडिया क्या है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, उसकी बॉडी की एक्सटेंशन है। तो एक्चुअली अगर समझना चाहें थोड़ा सा डांस मूव टाइप का है, अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। देखो बेसिकली क्या है, अगर फॉर एग्जांपल कंसीडर करो, फॉर द टाइम बीइंग मैं अमीबा हूं, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल कंसीडर करो, खुश हो जाओ, ठीक है। सो ये अमीबा आपके सामने खड़ा है। अब अमीबा ने अपने क्या करना है, इस डायरेक्शन में मूव करना है, वाटर के अंदर है, ठीक है, मूव करना है इस डायरेक्शन में। क्या करेगा वो, अपने सूडोपोडिया यानी अपनी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को यहाँ से एक्सटेंड करेगा, और यहाँ से एक्सटेंड करने के बाद यहाँ ग्रिप करेगा, और फिर पूरा का पूरा फ्लो कर जाएगा किसके अंदर, उस पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म उस सूडोपोडिया के अंदर फ्लो कर जाएगा। मतलब यहाँ खड़ा हुआ है और उसने क्या करना है, सबसे पहले इस अपने रीजन से क्या करना है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन डेवलप करनी है। उस एक्सटेंशन के जरिए से क्या करना है, वाटर के एक पार्ट के ऊपर ग्रैब करना है उसको, और फिर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म किसके अंदर फ्लो करेगा, उस सूडोपोडिया। तो जब पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म सूडोपोडिया के अंदर फ्लो करेगा तो ऑटोमेटिकली वो किस तरफ जाना शुरू हो जाएगा, आगे की तरफ जाना शुरू। दैट इज हमारे पास अमीबॉइड मूवमेंट कहलाती है। दूसरी हमारे पास है फ्लैजेलरी मूवमेंट। अच्छा, फ्लैजेलरी मूवमेंट तो हम इसको क्या बोला करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट को एक और नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक फ्लो, ठीक है, एक और नाम। फ्लैजेलरी मूवमेंट हमारे पास कैसे होती है, फ्लैजेलरी और सीलियरी मूवमेंट का एक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट आपने क्या याद रखना है, वो आपने याद रखना है, ठीक है। आमतौर पर इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय पावर स्ट्रोक एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिकवरी स्ट्रोक? लुक, पावर स्ट्रोक का मतलब है कि आपने फॉर एग्जांपल, हम स्विमिंग करते हुए, सबसे कॉमन एग्जांपल है इसकी और सबसे अच्छी एग्जांपल, स्विमिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये हाथ है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस हाथ से पावर अप्लाई करेंगे वाटर के अंदर, ठीक है, दैट इज पावर स्ट्रोक। और फिर क्या करेंगे, हम इस हाथ को वापस से पीछे लेकर आएंगे और अब हम इस हाथ से क्या अप्लाई कर देंगे, पावर, और फिर हम फिर इस हाथ से पावर अप्लाई कर रहे होंगे तो दूसरा हाथ हमारा क्या कर रहा होगा, रिकवर कर। तो ऐसे हम पावर अप्लाई करेंगे और फिर ऐसे हमारा हाथ रिकवर करेगा, ठीक है। सो अगर हम इस तरीके से पावर अप्लाई करते रहे, रिकवर करते रहे, पावर अप्लाई करते रहे, रिकवर करते रहे, तो अब हमारी बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, स्विम करना शुरू कर देगी आगे की तरफ। दैट इज हाउ हमारे पास क्या होता है, पूरा का पूरा एक फ्लैजुला है, वो एक पावर स्ट्रोक अप्लाई करता है, फिर वो वाटर को पीछे पुश करके एक रिकवरी स्ट्रोक बनाता है, ठीक है, और फिर पावर स्ट्रोक, फिर एक रिकवरी स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक को फॉरवर्ड स्ट्रोक कहते हैं, रिकवरी स्ट्रोक को बैकवर्ड स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फिजियोलॉजी है इसकी, चाहे अगर हम बात करें यूग्लिना की मूवमेंट की, फ्लैजेलरी मूवमेंट की और सीलियरी मूवमेंट की। सीलिया छोटे होते हैं लेकिन वो सब पावर स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक अप्लाई करते हैं। तो फिर बेसिकली क्या होना शुरू हो जाएगा, जब इस तरीके से वो अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो क्या होना शुरू हो जाएगा, वाटर पीछे जाना शुरू हो जाएगा, खुद क्या होना शुरू हो जाएंगे, आगे जाना शुरू हो जाएंगे। दैट्स हाउ हमारे पास, इसको हम बोला करते हैं पावर स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। फिर अगर हम एनिमल्स में आ जाते हैं, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में हमारे पास सबसे पहले जेलीफिश है। बेटा जेलीफिश समझ लेते हैं, ठीक है। जेलीफिश बेसिकली करती है जेट प्रोपल्शन। ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, अभी समझ में आया। व्हाट डू यू मीन बाय जेट प्रोपल्शन? लुक, जेट प्रोपल्शन समझो, अगर जेट को, जेट फाइटर्स जो होते हैं हमारे पास, उसके जरा फिनोमेना को समझो जरा। देखो इधर जेट फाइटर्स कैसे मूव करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं ये रनवे, ठीक है, ये जेट फाइटर। जेट फाइटर क्या करता है, ऐसे ऐसे स्लो 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 चलता है, और जब उसे पता लगता है उसे जाना है तो वो एकदम से निकल जाता है। क्या करता है, जब इस तरफ जा रहा होता है तो पीछे की तरफ क्या करता है, एयर पुश करता है। आपने देखा होगा अक्सर जेट फाइटर ऐसे निकला और पीछे एकदम से एयर पुश करती है और खुद इस तरफ निकल गया। इसको बोलते हैं इजेक्शन। एक तरह से जेट प्रोपल्जन जो होती है वो इजेक्शन होती है, एक तरफ मूव कर जाना, ठीक है, और दूसरी तरफ अगेंस्ट दैट फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए चीजों को फेंक देना।
इसी तरीके से हमारे पास जेलीफिश में होती है। जेलीफिश ऐसे होती है हमारे पास, आपने देखा होगा, टेंटिकल्स होते हैं उसके, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये वाटर को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। जब वाटर पूरा बॉडी के अंदर चला जाता है तो फिर ये क्या करता है, वाटर को स्टोर करता है, और वाटर को स्टोर करने के बाद अब इसे ऊपर जाना है तो क्या करेगा, जेलीफिश पानी को नीचे पुश करेगा और खुद ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो आमतौर पर जेलीफिश इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। जेलीफिश कैसे मूव करता है, याद रखना, ऐसे, ठीक है। और ऐसे कैसे मूव कर रहा है, ऐसे कैसे मूव कर रहा है, ऐसे इसलिए मूव कर रहा है बिकॉज उसने क्या किया, वाटर को अपने बॉडी के अंदर डाला, वाटर को बॉडी के अंदर डाल के नीचे पुश किया और खुद ऊपर, ठीक है। दैट इज हाउ हमारे पास क्या मूव करती है, जेलीफिश मूव करती है, जिसको हम बोला करते हैं जेट प्रोपल्जन के थ्रू हो रही है, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास आ जाते हैं हम, अगर अर्थवर्म की बात करें। अब अर्थवर्म मैं पढ़ा चुका हूं आपको डिटेल के अंदर, शायद लेक्चर नंबर 1 होगा मेरे ख्याल से इस चैप्टर का, उसके अंदर मैंने पढ़ाया था। जल्दी से देख लेते हैं। अर्थवर्म में क्या हुआ करता था, अर्थवर्म में मैंने बताया था आपको बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो होता है उसके अंदर कौन से हमारे पास, हमने बात की थी, 2 तरह के मसल थे, एक थे सर्कुलर मसल और एक थे लॉन्गिट्यूडनल मसल, ठीक है। ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल हमारे पास क्या थे, ये 2 मसल थे। ये दोनों क्या करते हैं, सर्कुलर मसल इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आगे की तरफ जाता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फिर नीचे की तरफ आता है। इसलिए अर्थवर्म कुछ इस तरीके से आपको मूव करता हुआ दिखेगा, ठीक है। बेसिकली ऐसी मूवमेंट होती है इनकी, ठीक है। अगर एक सिंगल होगा तो वो ऐसे मूव करेगा, बहुत सारे होंगे तो वो फिर इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। सो ये हमारे पास उनका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की वजह से हो रहा है अर्थवर्म। साथ साथ इनके पास मौजूद होते हैं सीटी, ठीक है। ये बेसिकली इनके लोकोमोटरी फुट होते हैं, उसके थ्रू मूव करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कौन सा आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिज्म जिसकी हम बात करते हैं, स्नेल। अच्छा, स्नेल का क्या हुआ करता है, स्नेल को देखोगे तो स्नेल का पूरा फुट होता है, ठीक है। वो फुट मूव करता है, ठीक है। और वो फुट किस तरीके से मूव करता है, उसका फुट कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे, अगर हम इसको देखें ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्नेल का हमारे पास क्या है, फुट पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसका क्या हुआ करता है, फुट पोर्शन होता है। वो फुट पोर्शन कंटिन्यूसली, क्योंकि वो किससे बना होता है, मसल से बना होता है, तो वो कंटिन्यूसली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इस तरीके से हमारे पास मूव करता है। तो हम स्नेल को हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि उसका फुट पोर्शन होता है जो कि मसल से बना हुआ है, पूरा प्रॉपर्ली मसल से बना होता है, फ्लैशी होता है, और वो कंटिन्यूसली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्नेल को इस सरफेस पे मूव करना है तो स्नेल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ऐसे रिलैक्स करेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे। एक स्नेल की खास बात है, स्नेल के पास एक खास किस्म का मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं म्यूसिन। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ म्यूसिन के नाम से, ठीक है बेटा, म्यूसिन। ये म्यूसिन क्या हुआ करता है, म्यूसिन उसके स्लाइवा से रिलीज होता है। स्नेल जहां मूव करता है वहां से स्लाइवा से अपने साथ म्यूसिन रिलीज करता हुआ चला जाता है। तो होता क्या है, म्यूसिन रिलीज होता है और स्नेल उसके ऊपर मूव करता है, स्नेल उसके ऊपर स्लाइड करता है। जब स्नेल उसके ऊपर स्लाइड करेगा तो एक्चुअली वो क्या हुआ करता है, आमतौर पर उसको स्लाइड करने में हेल्प करता है। अगर हम इसको ग्लास के ऊपर मूव करें, किसी मिरर के ऊपर मूव कराएं म्यूसिन किसको, स्नेल को, तो एक्चुअली ये क्या कर देता है, बहुत अच्छा शाइन कर देता है उस सब्सटेंस को, बहुत अच्छा शाइनर होता है म्यूसिन। इसीलिए बेसिकली अगर जापान ने ये जो हमारे पास स्नेल से फेशियल की टर्मिनोलॉजी बेसिकली मैकेनिज्म निकाला है, ये जो हमारे पास आमतौर पे जो गर्ल्स होती हैं जो फेशियल करवाया करती हैं, मतलब बॉयज़ भी आजकल, ठीक है। सो फेशियल कराया करते हैं, वो फेशियल एक्चुअली क्या हुआ करता है, आई डोंट नो उसका एक्चुअल फिजियोलॉजी क्या है, हमने कभी कराया नहीं, बट इन जनरल अगर हम देखें तो उसकी डेड स्किन को रिमूव कर दिया जाता है, डेड सेल्स को खत्म कर दिया जाता है, ग्लो लेकर आ जाता है, मेरे ख्याल से यू नो इट्स ऑल अबाउट ग्लैम। सो वो सारा कुछ हो रहा होता है। वो सारा किस वजह से होता है, बेसिकली स्नेल को ऐसे छोड़ दिया जाता है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डेड स्किन कंज्यूम कर जाता है और फिर सारा फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ म्यूसिन प्रोड्यूस करना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से वो ग्लो ग्लैम जो भी है वो आपका, ठीक है, शक्ल अच्छी सी निकल के आ जाती है आपकी, ठीक है। पहले होती नहीं है, बाद में निकल के आ जाती है, जो भी है सही है। सो ये हमारे पास एक स्नेल की हमारे पास मूवमेंट एंड लोकोमोशन है। इसके अलावा अर्थवर्म की हमने बात कर ली है डिटेल के अंदर। हमारे पास और कौन है, हमारे पास कॉकरोच है। देखो कॉकरोच की बात करोगे ना तो कॉकरोच के अंदर क्या हुआ करते हैं, लेग्स हुआ करती हैं, ठीक है, लेग्स भी होती हैं और विंग्स भी होते हैं, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा,
लेग्स एंड विंग्स, और तुम लोगों को पता है विंग्स वाला होता है तो फिर जाहिर सी बात है उसके साथ साथ तुम लोगों के पास भी विंग्स आ जाते हैं, ठीक है। लेग्स के अंदर क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, अगेन फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स, ठीक है बेटा, फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स ये मसल होते हैं। और विंग्स आपको पता है ये बेसिकली हमारे पास क्या करते हैं, कॉकरोच की लेग को मूव कराते हैं। बेसिकली कॉकरोच की लेग के अंदर यहाँ पे फ्लेक्सर्स होते हैं, यहाँ पे एक्सटेंसर्स होते हैं, जॉइंट्स भी होते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से अटैच करता है, इस तरीके से, फिर वो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके मूव करता चला जाता है, ऐसे ऐसे अटैच करके ऐसे आगे जाता रहता है। मीन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे 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 रखूँ तो पीछे चला जाऊँ, ठीक है, तो इस तरीके से वो आगे की तरफ जाता रहता है। तो हमारे पास यहाँ पे फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स होते हैं। एक और है स्टारफिश। स्टारफिश का बेसिकली वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपने नाम याद रखना है। चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, उसके अंदर क्योंकि मैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम बहुत काफी डिटेल के अंदर समझाता हूँ, तो वहां इसको डिस्कस करूंगा। इसके अलावा दो छोटे छोटे से टॉपिक है, एवोल्यूशन ऑफ बेसिकली लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, मस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्केलेटल, वो आप खुद पढ़ेंगे। छोटे छोटे से 2 पैराग्राफ्स हैं बुक के अंदर इस चैप्टर के आखिर में, वो आप खुद पढ़ेंगे। उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ना पढ़ सके, ना आपके समझ में आए, या उसके अंदर से हमारे पास कभी पेपर में आता नहीं है। यहाँ हमारे पास ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। जैसे मैंने बोला वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको मैं कराऊंगा, तो जब मैं कराऊंगा आपने याद रखना है बस स्टारफिश के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस तरीके से काम करता है, इंशाल्लाह उसको आपको पढ़ाएंगे। तो ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। यहीं पे कंक्लूड करते हैं इसको, और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।